नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका अध्ययन हम माइंड मैप और डायग्राम के थ्रू करने जा रहे हैं, जो आगामी बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन तीन कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन खंडों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को भी तीन कालखंडों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है आध्य ऐतिहासिक काल। आध्य ऐतिहासिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है: पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का भी डिवाइडेशन दो कालखंडों में हुआ है: प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल का कालानुक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ऐतिहासिक काल को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में बांटा गया है। नेक्स्ट है काल, स्थल और प्राप्ति। भीमबेटका पुरापाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका एमपी में है। यहाँ से हमें भीमबेटका गुफा चित्र मिला है। मध्यपाषाण कालीन स्थल सराय नाहरराय और महदाहा है। सराय नाहरराय और महदाहा से हमें मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है। चौपानी मांडो से वर्ण धाने का प्रमाण मिला है। आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल, इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। कोल्डिहवा से हमें सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। कोल्डिहवा, बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी अवशेष मिला है। चिरांद, ये बिहार में है। पशु हड्डी और हिरन के सिंग के उपकरण मिले हैं। सांगनकल्लू, पिकली हिल और उतनूर से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी सर्वमान्य तिथि 1300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है, जिसका विश्लेषण कार्बन 14 विधि के द्वारा किया गया है। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांड चिनाब नदी तट, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी तट तक, पूर्व में आलमगीर हिंडन तट तक और पश्चिम में सुतका गेंडोर दसमक तट तक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा अवस्थित है मोंटगोमरी जिला, पंजाब, रावी नदी के बाएं तट पर। इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और हड़प्पा से हमें विशाल अन्नागार, समाधान 837, नृत्य मुद्रा में खंडित उदर और आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के दाएं तट पर लरकाना जिला, पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। इसकी खोज 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो से हमें बृहत स्नानागार और विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, जिसके 3 मुख हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि कौन कौन से स्थल भारत में स्थित है और कौन कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित है। बहुत बार कई
विभिन्न परीक्षाओं में ये भी प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन से स्थल भारत में स्थित है या फिर इनमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है लोथल, भोगवान नदी तट पर अहमदाबाद गुजरात में है। इसका उत्खनन एस.आर. राव ने किया था। इसकी खोज 1955 में हुई थी। लोथल से 3 युगल समाधिकरण, डॉकयार्ड, मनके बनाने के कारखाने और हाथी दांत का पैमाना मिला था। धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात में है। इसका खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था। आर.एस. बिष्ट ने 1990-91 में किया था और इसके खोज वर्ष हैं 1967 से 68। जेपी जोशी ने खोजा था। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का मिलता है और इससे क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। बीपी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। इसका खोज वर्ष 1961 है। यहाँ से कच्ची ईंटों के बने भवन, जूते हुए खेत के साथ, भूकंप आने के साथ और प्रायः सभी घरों में कुएं के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, घग्घर या सरस्वती नदी तट पर, हिसार हरियाणा में। इसके खोज करता है सूरजभान। यह भारत का सबसे बड़ा सैंथव स्थल है। नेक्स्ट है बनावली, फतेहाबाद हरियाणा में। इसके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट हैं 1773-74 में। यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बनावली का बनावली और हल। रोपर सतलज नदी तट पर पंजाब में है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। 1953 से 56 में इसका खोज किया था। रोपर से मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है वेद। वेद कुल 4 हैं। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक है। वेदात्रयी, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। इनके लिए 250 सूक्त है। और दूसरे सबसे प्रमुख देवता है अग्नि। इनको 200 सूक्त समर्पित है। ऋग्वैदिक काव्यों की भाषा संस्कृत थी और बोगाज कोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य हैं। मूल वैदिक साहित्य को समझने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई। पहला शिक्षा, दूसरा निरुक्त, तीसरा कल्प, चौथा छंद, 5वां व्याकरण और 6ठा ज्योतिष। ऋग्वेद के मंडल, प्रथम मंडल में प्रथम मंडल के रचयिता मधुछंद, मेधातिथि और गौतम आदि हैं। द्वितीय के गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं, कृषि से संबंधित मंत्र है। 5वें मंडल के रचयिता अग्नि, 6ठे मंडल के रचयिता भारद्वाज हैं, 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं और 7वें मंडल में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख है। 8वें मंडल में के रचयिता कनव और अंगरस हैं। 9वें मंडल के रचयिता ऋषिगण और इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वें मंडल के रचयिता बिमदा, इंद्र, शची व अन्य है। पुरुष सूक्त यानी 4 वर्णों का वर्णन 10वें मंडल में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक कालीन प्रमुख नदियां और उनके प्राचीन नाम। सावत सुवास्तु को कहा गया है।
झेलम को बितस्ता कहा गया है वैदिक काल में, चेनाब को अश्किनी, रावी को पौरुषणी, ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुम्भा, कुर्रम को कुरमु, गोमल को गोमती और घग्घर को दृष्टद्वती। वैदिक साहित्य का विकास। वैदिक संहिताएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ब्राह्मण में संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्टि है। इनकी रचना वनों में हुई, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा जाता है। उपनिषद आरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है किसी के समीप बैठना। प्राचीन काल में नेक्स्ट है वेद और उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके ऋत्विक को होता कहा जाता है। और इसमें ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके अर्धयु कहा जाता है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त का उल्लेख है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, इसके ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में गीतों का संकलन है। अथर्ववेद शिल्प का उपवेद शिल्प वेद है, इसके ऋत्विक ब्राह्मण है। इसमें तंत्र मंत्र, रोग निवारक इत्यादि का उल्लेख है। बारह रत्नी खतपथ ब्राह्मण में वर्णन है। ग्रामणी ग्रामणी गांव के मुखिया को कहा जाता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। पट्टमहिषी राजा की रानी। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले। आज भी हमारे यहाँ जो भी पूजा कराते हैं तो उनको बहुत सारी जगहों में पुरोहित भी कहा जाता है। सेनानी सेना प्रमुख। सूत राजा का सारथी। या दरबारी। अच्छा पासे खेल का निरीक्षक। छाता द्वारपाल या कोषाध्यक्ष। भागदुधा कर संग्रह करता। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। पालागल संदेशवाहक था संभवतः। गविकृति पशुओं से संबंधित भूमि से संबंधित अधिकारी। नेक्स्ट है 16 संस्कार है जिसमें गर्भाधान है। पुंसवन संस्कार गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए किया जाने वाला संस्कार। सीमांतोन्नयन गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए
किया जाने वाला संस्कार जात जात कर्म। नवजात शिशु को घी या शहद चटाया जाता है और देव मंत्रों से उसका स्वागत किया जाता है। नामकरण, जन्म के बाद शिशु का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण यानी घर से पहली बार बाहर निकलकर देवी देवताओं से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। चूराकरण यानी इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं, शिशु के पहले बाल को कटवाना। विद्यारंभ, शिक्षा की शुरुआत करना व वर्णमाला सिखाना। कर्णवेधन, कई रोगों से बचाव के लिए बच्चों के कान बिंधे जाते थे। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार, इसमें जनेऊ धारण करवाया जाता है जो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वेदारंभ संस्कार, इसमें वेदों का अध्ययन आरंभ किया जाता है। केशांत संस्कार, युवावस्था में दाढ़ी या बाल का मुंडन। समापवर्तन, इसमें शिक्षा प्राप्ति कर घर वापसी। विवाह, गृहस्थ जीवन की शुरुआत। और अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। नेक्स्ट है चार आश्रम की व्यवस्था। चारों आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य 1 से 25 वर्ष की आयु तक, इसमें अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति, शारीरिक और बौद्धिक विकास का समय होता था। इस चरण में व्यक्ति गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता था। गृहस्थ आश्रम का 25 से 50 वर्ष। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करता और परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। इसमें धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के साथ परिवार का पालन पोषण, दान पुण्य जैसे कार्य किए जाते थे। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम 70 से 75। जब गृहस्थ की जिम्मेदारियां कम होने लगती है तब व्यक्ति को इस चरण में प्रवेश करता है। इसका अर्थ है वन में जाकर आध्यात्मिक साधना में अधिक समय देना। नेक्स्ट है सन्यास 75 से 100 ईयर। यह त्याग की अंतिम अवस्था है। इस चरण में व्यक्ति संसार से पूरी तरह विरक्त होकर आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की चेतना की खोज में विलीन हो जाता है। विवाह, ये है विवाह के प्रकार। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। नेक्स्ट है वेद शाखाएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और उनकी विशेषताएं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशिकी, और इसके आरण्यक है ऐत्रेय और कौशिकी, और उसके उपनिषद का भी नाम ऐत्रेय और कौशिकी है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। यजुर्वेद को कृष्ण की शाखा है काठक, कपिस्टल, मैत्रायनी, तैत्रायनी। इसके ब्राह्मण है तैत्रायनी और इसके आरण्यक तैत्रायनी और मैत्रायनी है, और इसके उपनिषद तैत्रायनी, मैत्रायनी, श्वेतांबर और काठोपनिषद है।
यजुर्वेद को की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। इसमें कन्नड़ यानी बाज से नई संहिता। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पूर्वा उर्वशी का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता है। काठोपनिषद में नचिकेत यम संवाद का वर्णन है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्रेय उपनिषद में है। नेक्स्ट है सामवेद। कौथुम रानायनी जैमिनी, और इसके ब्राह्मण है पंचविश, छंदोग्य, जैमिनी, षंडविश। और इसके आरण्यक है छंदोग्य और जैमिनी, और इसके उपनिषद है छंदोग्य और केन। छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम जावला की कथा, उद्दालक, अरुणी और श्वेत केतु का संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीनों आश्रमों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है। अथर्ववेद के शाखा है सौनक और पिलपाद। इसके ब्राह्मण गोपथ है, और इसका उपनिषद मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजिंक्यनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है अश्व, अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह बंदर, सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह कैची पक्षी, क्रौंच पक्षी, पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह कमल, सुपर्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह अर्ध चंद्र, पुष्पदत्त या सुबिछीनाथ का प्रतीक चिन्ह मकर, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह श्रीवस्त, श्रेयांशनाथ का प्रतीक चिन्ह खडग या गैंडा, वासुपूज का प्रतीक चिन्ह भैंसा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह बराह, अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह बाज, धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह ब्रजदंड, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण, कुंभनाथ का प्रतीक चिन्ह बकरा, अहिनाथ का प्रतीक चिन्ह मत्स्य, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, मुनिष सुब्रत का प्रतीक चिन्ह कछुआ, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल, अरिष्टनेमी या नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह। तो कई बार इनसे प्रश्न आते हैं, और पहले और 24वें तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। महावीर स्वामी का परिचय। जन्म 599 ईसा पूर्व में, जन्मस्थल कुंडल ग्राम वैशाली, पिता का नाम सिद्धार्थ, जात्रिक कुल के प्रधान थे, माता का नाम त्रिशाला या विदेह दत्ता, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, उनकी पत्नी का नाम यशोदा, कुंडिल्य गोत्र की कन्या थे, पुत्री का नाम उन्नजा या प्रियदर्शना, दामाद एवं उनके प्रथम शिष्य जमाली थे। ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक ग्राम के समीप रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश राजगीर में बराकर नदी के तट पर दिया था। राजगृह में, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, और यह बिहार में है। उपदेश प्राकृतियार्ध मगधी भाषा में दिया था। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावा के मल्ल गणराज में सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक दान। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं,
सत्य, अहिंसा, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब धन या संपत्ति का सृजन नहीं, संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, जैन धर्म के संप्रदाय हुए श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य। इसकी दो शाखाएं थी, कुजेरा और दुधिया। कुजेरा को डेरावासी और दुधिया को स्थानकवासी भी कहा जाता है। दिगंबर की 5 शाखाएं विषपंथी, तेरापंथी, तारनपंथी, गुनायनपंथी, तोतापंथी। जैन धर्म का विश्वास जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा में विश्वास है, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास है। वेदों की अपरुषणीयता को स्वीकार नहीं किया गया है। अपरुषणीय उसे कहा गया है, इसका अर्थ होता है मानव द्वारा रचित नहीं। जैन धर्म में 2 संगीति हुई। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 1512 ईस्वी में स्थल वल्लभी, अध्यक्ष देवार्धिघन या क्षमा श्रवण। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, जन्म स्थल लुम्बिनी, पिता का नाम सुदोधन कपिलवस्तु के साके गणराज्य के प्रधान थे, माता का नाम महामाया या माया देवी कोल वंश की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। पत्नी का नाम यशोधरा साकी कुल की थी। पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान प्राप्ति उरिबेला निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव में। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में शामिल प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर। इन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक, बौद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, गर्भ का प्रतीक था हाथी, जन्म का प्रतीक है कमल और बैल, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का प्रतीक अश्व, निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश चक्र और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु स्तूप। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। सूत पिटक, इसका संकलन आनंद द्वारा किया गया था। विनय पिटक, इसका संकलन उपाली द्वारा। अभिधम्म पिटक, इसका संकलन मोगलीपुत्र तीसरे द्वारा किया गया था। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। इसे ही बुद्धम शरणम और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कहा गया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिगामी, यानी दुख ही दुख का कारण है। संसार में दुख ही दुख का कारण है। दुख समुदाय, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। और दुख निरोध, यानी कि तृष्णा के त्याग से ही दुखों की मुक्ति संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अष्टांगिक मार्ग पे चलकर ही दुखों से मुक्ति हुआ जा सकता है। और दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग में है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत। यहाँ पे सम्यक का अर्थ है अच्छा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म में वैदिक कर्म कांडों का विरोध किया गया। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया गया है। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास। वेदों की अपरुषणीयता का विरोध किया गया है।
यानी कि अगर हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता के लिए पूछा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वेदों की अपरिष्णता का विरोध जैन धर्म में भी किया गया है और बौद्ध धर्म में भी। जैन धर्म का भी विभाजन हुआ द्वितीय संगीति में, अष्टावीर या थेरावादी में और महासंघिक या सर्वस्ववादी में। चतुर्थ संगीति में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगीर बिहार में अजात शत्रु हर्यक वंश के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में कालासुत नागवंश के शासक के शासन काल में शावकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा बिहार में अशोक मौर्य वंश के अशोक के शासन काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई कुंडलवन कश्मीर में कुषाण वंश के कनिष्क के शासन काल में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बुद्ध के समकालीन 3 शासक भी थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयसन। नेक्स्ट है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध के अंगत्तुर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में है। नेक्स्ट है 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। अंग की राजधानी चंपा है। अस्मक की राजधानी पैटन या पोटन है। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। बद्री की राजधानी वैशाली। चेदी की राजधानी सुक्तमती। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पाबा। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की और काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अब हम साथ ही साथ हम इनकी वर्तमान अवस्थिति का भी देख लेते हैं। अंग चंपा ये बिहार में है। अस्मक या पाटन ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अवंती मध्य प्रदेश में। गांधार ये पाकिस्तान में है। कंबोज यूपी में। मगध बिहार में। मत्स्य विराटनगर ये राजस्थान में है। तो कई बार इनका मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है कि इनकी वर्तमान अवस्थिति क्या है। बज्जी वैशाली बिहार में। चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र है यूपी में। काशी यूपी में। ये भी श्रावस्ती भी यूपी में है। ये फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र है। कुरु ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली का क्षेत्र है। मल्ल ये भी यूपी में है।
पांचाल भी यूपी में है। यह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में, और वत्स ये भी यूपी में है। नेक्स्ट है बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिये, कपिलवस्तु के शाक्य, पिल्लिवन के मौर्य, अलकप्प के बुल्ली, केशकुत के कालाम और सुमसुमार गिरी के भग। नेक्स्ट है मगध वंशावली। हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश का कार्यकाल 344 से 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का कार्यकाल 322 से 184 ईसा पूर्व। सुंग वंश का कार्यकाल 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। कन्नव वंश का शासनकाल 75 से 30 ईसा पूर्व। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 में ईस्वी में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की लिखा जो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट का नाम सेंड्रोकोटस था, यानी सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता है संभवतः। मौर्यकालीन साम्राज्य की राजधानी पोलीग्रोथा। सोना निगलने वाली चीटियों का जिक्र है। मेगास्थनीज के अनुसार उस वक्त मौर्य काल में दास प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, लेखन कला का अभाव था और भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरक्षक, सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान या प्रधानमंत्री या प्रधान पुरोहित कौटिल्य था। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में राजा के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है और यह सप्तांग सिद्धांत है: राजा यानी शीशा के समान, अमात्य राजा की आंखें, जनपद राजा की जांघाएं, दुर्ग राजा की भुजाएं, कोष राजा का मुख, दंड राजा का मस्तिष्क, मित्र राजा का कान। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक मांगी थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पिता बिंदुसार, प्रचलित नाम देवानाम प्रियदर्शी। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद हुआ था इनका राज्याभिषेक। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी। अभिलेख की लिखी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जर, नेतुर और उदय गोलम अभिलेख में है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख का विभाजन। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में हुआ है। शिलालेख का विभाजन दो भाग में हुआ है: दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख कुल 14 की संख्या 14 है और 10 स्थानों से प्राप्त हुआ है। स्तंभलेख, पहला स्तंभलेख लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और संकिसा में है। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख। प्रथम शिलालेख में जीव हत्या का निषेध किया गया है। दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य, सती पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा एंटियोक और उसके पड़ोसी राज्य
पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में यजु युक्त रज्जुक या प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष और धम घोष में बदला गया, भेरी घोष को धम घोष में। पांचवें शिलालेख में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। छठवें शिलालेख में प्रतिवेदन को प्रज्ञा का हाल बताने का आदेश है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदाय के लोगों सब जगह निवास कर सकते हैं, इसका उल्लेख है। आठवें शिलालेख में अशोक द्वारा धम्म यात्रा का उल्लेख है। नौवें शिलालेख में धम्म मंगल को श्रेष्ठ घोषित किया गया है। 10वें शिलालेख में धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म दान का उल्लेख है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 5 यवन राजाओं का उल्लेख, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी का। 14वें शिलालेख में सभी लेखों हेतु उपसंहार का रूप है। नेक्स्ट है शिलालेख और उनका प्राप्ति। 14 शिलालेखों का प्राप्ति स्थल और अवस्थिति। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है। सहवाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। धौलीपुरी ओडिशा में है। जौगढ़ गंजमा ओडिशा में है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में। सोपरा ठाणे महाराष्ट्र में। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में। एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। कांधार अफगानिस्तान में और सन्नति गुलबर्ग कर्नाटक में। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा देश और यवन राजा। मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय तुर्मै, एपीरस के अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर, साइरस का मैगस मग, मैसिडोनिया का एंटीगोनस नोगाट्स अंतकिन, सीरिया का एंटीयोकस द्वितीय। मौर्य साम्राज्य की इकाइयां। प्रांत उपराजा द्वारा नियंत्रित, मंडल प्रदेशता द्वारा, आहार या विषयपति द्वारा, स्थानीय 800 गांव का समूह, द्रोणमुख 400 गांव का समूह, खारबटिक 200 गांव का समूह, संग्रह 10 गांव का समूह। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। गांव सबसे छोटी इकाई, वही प्रांत सबसे बड़ी इकाई। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पदाधिकारी। कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारगाहों व पशु सुरक्षाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष, पानाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष और एकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष को कहा जाता था। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक भाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था और जिनकी संख्याएं 18 थी। प्रधानमंत्री या पुरोहित, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समहर्ता राजस्व मंत्री, शनिधाता कोषाध्यक्ष, सेनापति सैन्य मंत्री, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को कहा जाता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को, दंडपाल सैन्य संसाधन को एकत्रित करने वाला, अनंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख, कार्मिक उद्योग मंत्री, दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख, नागरिक नगर की व्यवस्था का प्रमुख, प्रशासक राजकीय दस्तावेजों का सुरक्षा करने वाला प्रमुख, दैवारिक राजप्रसादों का अधिकारी, अंतविशिक राजा के निजी अंगरक्षक का सेना का प्रमुख, आठवीं वन विभाग का प्रमुख, मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का प्रमुख, नायक सेना का संचालन करता। नेक्स्ट है प्रमुख कर। पिंड कर गांव पर कर होता था।
भाग भूमि कर, बलि धार्मिक कर, पन्य आपातकालीन कर, हिरण्य नगद कर, बिष्टि वेगार कर, उद्यत भाग सिंचाई कर और गुलमेदे सैनिक शुल्क था। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांतपति या शासक पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, तुसाप अशोक, सुविशाख रुद्रदामन और चक्रपालित स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, दूसरे शासक घटोत्कच, तृतीय चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, पांचवें शासक कांच तथा रामगुप्त, छठे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुवा देवी या कुबेर नागा, सातवें शासक कुमारगुप्त प्रथम, आठवें शासक स्कंदगुप्त, नौवें शासक पुरुगुप्त, 10वें शासक कुमारगुप्त द्वितीय, 11वें शासक बुद्धगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक। सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम प्रमुख शासक। गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व। इसमें ये एक क्विक रिवीजन है, साथ में माइंड मैप का क्वेश्चन है। तो इसमें मोटे मोटे फैक्ट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को संकलित किया गया है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है और अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त ने करवाया था और अश्वमेघ प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए थे और उपाधि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे विंसेंट स्मिथ द्वारा दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ से संबंधित है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसके समकालीन चीनी यात्री था फाहियान और रजत सिक्का जारी करने वाला यानी चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। बारहरुचि व्याकरण के लिए, कालिदास कवि और लेखक, धनवंतरी चिकित्सक थे, शंकु वास्तुकार, बारहमिहिर खगोल विज्ञान एवं ज्योतिषी थे, घटक पर कूटनीतज्ञ, बेताल भट्ट जादूगर, अमर सिंह कोशकार, छपनक फलित ज्योतिष। ये चंद्रगुप्त दरबार के नौरत्न थे। संगम युग। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य का शासन था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। प्रथम मदुरई में अध्यक्ष अगस्त ऋषि, वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय कपाटपुरम में अध्यक्ष अगस्त ऋषि तथा तोलकपियम, एकमात्र ग्रंथ तोलकपियम है। तृतीय मदुरई में निक्रीर की अध्यक्षता में संकलन कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ या लेखक। शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलांगो आडिगल। मन्नी मेखले के लेखक हैं शीतले सतनार। जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुत केक देवर। तोलकपियम के लेखक हैं तोलकपियर। कुरुल के लेखक है तिरुबल्लूर। स्कंदगुप्त ने ह्यूनों को अंतिम रूप से पराजित किया था। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। कुमार गुप्तकालीन अभिलेख, धानदह ताम्रपत्र राजशाही बांग्लादेश में, बैग्राम ताम्रपत्र बागोर बांग्लादेश में, दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश में, बस्ती भट्ट रचित मनसोंदौर अभिलेख प्राचीन मालवा में, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, कर्मादंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश में है, वनकुवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। स्कंदगुप्त के अभिलेख
जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, सुपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में और ये रन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में है। प्रशासन की इकाई और उनके प्रमुख, भुक्ति या भोग प्रांत में उसके प्रमुख को ऊपरी या भोगपति कहा जाता था। विषय जिला, जिला के प्रमुख को विषयपति, बाथी जिसे नगर कहा जाता था, नगर को बाथी कहा जाता था, इसके प्रमुख को बाथी महतर कहा जाता था। गांव, ग्राम को गांव को ग्राम कहा जाता था, गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। क्रय विक्रय की इकाई, ताम्र सिक्का को माशक, स्वर्ण सिक्का को दिनार और चांदी सिक्का को रूपक कहा जाता था। कालिदास की रचनाएं कुमार संभवम, रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य है। ऋतु संहार ये खंड काव्य, मेघदूत खंड काव्य, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, विक्रमो वर्षीय नाटक है और मालविका अग्निमित्रम भी नाटक है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमंद छत्तीसगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, घुमरा का मंदिर नागोदा मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। वर्धन संस्थापक पुष्यभूति, प्रमुख शासक हर्षवर्धन, पुष्यभूति, नागवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, उपनाम शिलादित्य, उपाधि शकलोत्तर पथनाथ। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। राजधानी कन्नौज या महोदयाश्री, पहले थानेश्वर थी। एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। यात्रा का काल 629 से 445 तक। यात्रा का विवरण CU की ग्रंथ में। हेनसांग का आगमन हर्ष की राजधानी कन्नौज में 636 ईस्वी में हुआ था। चालुक्य वंश, दक्कन के बाकाटक के पश्चात बादामी या बातापी के चालुक्य सत्ता में आए। बादामी के चालुक्य के दो भाग, बेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम, कल्याणी चालुक्य के संस्थापक कैल्य द्वितीय। बादामी चालुक्य के संस्थापक, ये बादामी चालुक्य के दो भाग थे। बादामी चालुक्य के संस्थापक जयसिंह, वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह वर्मा, कुछ इतिहासकार उन्हें बप्पदेव भी मानते हैं। राजधानी कांची, अंतिम शासक अपराजित बर्मन। पल्लव वंश के प्रमुख शासक विष्णु, किरात जुन्यम के लेखक भारवी दरबार में था। महेंद्र वर्मन प्रथम एक कास्मक मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी और संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना। नरसिंह वर्मन प्रथम 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। बतापी कुंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की और महाबलीपुरम मल्लापुरम में रथ के मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर निर्माण की नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया। कांची के कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया। 10 कुमार चरित के लेखक दंडीवन दरबार में था। चोल वंश के संस्थापक विजालय और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजधानी तंजावुर, बाद में गंगईकोंड चोलपुरम। चोल के प्रमुख शासक परांतक, पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया। उपाधि मदुरई कोंड, परांतक की उपाधि है मदुरई कोंड। 939 ईस्वी में तकोलम का युद्ध राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ, जिसमें परांतक एक की पराजय हुए। राजराज प्रथम तंजावुर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनाया। राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कोलोतुंग द्वितीय चिदम्बरम नटराज मंदिर में गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। चोल प्रशासन की विशेषता, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता और गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना, जिसे वरियम कहा जाता था। प्रमुख समितियां एरीवरियम तालाब समिति, तोटवरियम उद्यान समिति, उदासीन वरियम विदेशियों की देखरेख हेतु, पूर्णवरियम स्वर्ण समिति। तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का माइंड मैप का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये क्विक रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इस माइंड मैप को देख करके अपने आगामी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू।